डीएनए मित्रों, ऐसा लगता है कि शहबाज सरकार को भी यह एहसास हो गया है कि अफगान तालिबान के साथ युद्ध विराम की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इसी वजह से पाकिस्तान ने अपना पुराना हथकंडा अपनाना शुरू कर दिया है। यह हथकंडा है युद्ध की धमकी। पाकिस्तान की सरकार अफगान तालिबान को युद्ध जैसे हालात की धमकी तो दे रही है, लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान किसी बड़े युद्ध को अंजाम दे सकता है? आसिम मुनीर की पलटन में कितनी कुव्वत है, यह ऑपरेशन सिंदूर में साबित हो चुका है, जब पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी हवाई रक्षा प्रणाली भारतीय सेना के सामने खोखली साबित हुई थी। हालांकि एक सच यह भी है कि अफगान तालिबान की सामरिक शक्ति भारत के मुकाबले काफी कम है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफगान तालिबान को किसी बड़े टकराव के दौरान टिकने में मदद कर सकते हैं। अब हम आपको अफगान तालिबान से जुड़े इन्हीं फैक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ खड़ा उत्तरी गठबंधन तकरीबन निष्क्रिय हो चुका है। अफगानिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी इस्लामिक स्टेट को छोड़कर कोई दूसरी चुनौती नहीं बची है। इसी वजह से बड़े हमलों के दौरान तालिबान के पास पीछे हटने या अपनी सामरिक जगह बदलने के कई विकल्प मौजूद हैं। अफगानिस्तान की पहाड़ियां और उसका ऊबड़ खाबड़ पठार टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के रास्ते में बाधा बन जाता है। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि तालिबान को गुरिल्ला युद्ध में महारत हासिल है, यानी अगर पाकिस्तान जंग के मैदान में उतरा तो वो लंबे वक्त तक उलझ जाएगा। इन कारणों के चलते पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अफगान तालिबान से कथित युद्ध में पाकिस्तान को जीत भले ही मिल जाए, लेकिन उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सोवियत अफगान युद्ध से लेकर अमेरिकी गठबंधन के अभियान तक इन बाधाओं ने बड़ी बड़ी ताकतों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मुनीर के सामने सामरिक चुनौतियां हैं तो इस्लामाबाद में बैठी शहबाज शरीफ की सरकार के सामने आर्थिक सीमाएं। पाकिस्तान की वर्तमान आर्थिक हालात ऐसे नहीं हैं कि वो बड़े युद्ध या सैन्य अभियान को अंजाम दे पाएं। इस वक्त पाकिस्तान पर अपनी जीडीपी का तकरीबन 35% का विदेशी कर्ज है। पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर गिरकर 2.5% हो चुकी है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार $10 बिलियन पर पहुंच गया है, यानी पाकिस्तान के पास फिलहाल सिर्फ 3 से 4 महीने का आयात करने जितना पैसा बचा है। इन तथ्यों को शहबाज और मुनीर भी भलीभांति समझते हैं और इसी वजह से वो अफगान तालिबान को किसी भी तरह युद्ध विराम पर राजी करना चाहते हैं। दूसरी तरफ तालिबान भी ये समझ चुका है कि अफगानिस्तान में बड़ा सैन्य अभियान मुनीर के बस की बात नहीं है। इसी वजह से अपने इतिहास में पहली बार अफगान तालिबान सीधे पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि वर्तमान युद्ध विराम की बातचीत में दरअसल तालिबान पाकिस्तान और उसकी कथित न्यूक्लियर पावर का मखौल उड़ा रहा है। पिछले 1 साल में टीटीपी से अलग हुए 22 गुटों ने दोबारा विलय किया है। अगर वर्ष 2020 से देखा जाए तो यह आंकड़ा 75 पहुंच जाता है। इस विलय में सबसे बड़ा है हाफिज गुल बहादुर गुट, जिसने पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर कमान संभाल रखी है। इसी गुट ने पाकिस्तानी फौज पर सबसे घातक हमले किए। इसी साल बलोच बागियों ने मौलवी शोएब गुट ने भी टीटीपी का हाथ थाम लिया, जिसकी वजह से बलोच बागियों के नेटवर्क तक तहरीके तालिबान की पहुंच हो चुकी है। अगर नक्शे की लकीरों के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान के 3 में से 2 बड़ी सरहदों पर बागी गुटों की मौजूदगी बढ़ रही है। अफगानिस्तान से लगते बॉर्डर पर पश्तून बागी मौजूद हैं, तो ईरान के बॉर्डर पर बलोच बागियों की ताकत बढ़ रही है। यानी पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों से लेकर बॉर्डर तक बगावत की लपटें तेज होती जा रही हैं। ये बगावत आसिम मुनीर की नाकामियों का सबसे बड़ा सबूत है। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने, धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?